आज मैं आपको ऐसा कैंप दिखाने वाला हूं जहां एक समय नक्सली कमांडर हिडमा का गढ़ हुआ करता था। बेसिकली जब एक कैंप को इस्टेब्लिश किया गया था तो उस समय बारिश का सीजन था। सितंबर 20 को हमने यहाँ पे कैंप लगाया जी। और उस समय इतनी बारिश हो रही थी कि चलने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था। हिडमा का गढ़ था ये, और उस टाइम हिडमा भी जीवित था। जब ये कैंप खुला तो हिडमा तो जीवित था। हाँ। उस समय तो उसका इनकाउंटर हुआ नहीं था। हाँ। तो ऐसे में आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां की थी? जो सबसे बड़ी दिक्कत थी आईडी की कि बारिश का समय था। अगर वो आईडी लगा के चला गया, बारिश हो गया तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे आईडी लगी है। बिल्कुल। अब जब से हिडमा मारा गया और ये कैंप यहाँ पे लग गया, तब से लोगों के बीच में अभी बहुत विश्वास की भावना आ गई है कि फौज है, अब हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे गर्मी में जवानों के रहने के लिए क्या क्या व्यवस्था? क्योंकि लाइट की अभी भी सुविधा नहीं। आप सुन रहे होंगे कि जनरेटर चल रहा है, जनरेटर की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो सर लाइट नहीं है, तो बिना लाइट के यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं रहती है जवानों के लिए? कहीं जाने पे होता है कि जब फौज अपना रेगुलर मूवमेंट करती है तो जो नक्सली होता है उसको भी लगता है कि नहीं, फौज इतना ज्यादा मूवमेंट कर रही है तो थोड़ा सा वो दूरी बना लेता है। और यहाँ से जवानों को जब अपने घर में बात करना होता था तो कैंप के बाहर हेलीपैड है, हेलीपैड के पास एयरटेल का जहाँ नेटवर्क आता था वहां पर जवान सिर्फ फोन में बात करने जाया करते। हिडमा का गांव से भी 30 किलोमीटर अंदर गुंडराजगुड़म, जो हिडमा का गढ़ कहा जाता था, इस जगह पे कभी नक्सली बैठ करके जवानों के खिलाफ या फिर कहें कि फोर्स के खिलाफ प्लानिंग किया करते थे। आज उसी जगह पे बैठ के फोर्स जो है नक्सलियों के खिलाफ प्लानिंग कर रही है। तो चीजें ऐसी बदली है। सुकमा के अंदर कई कैंप स्टेब्लिश किए गए हैं और आज मैं आपको ऐसा कैंप दिखाने वाला हूं जहां एक समय नक्सली कमांडर हिडमा का गढ़ हुआ करता था। और हिडमा का गढ़ मैं बता दूं आपको कि जो जिला मुख्यालय है सुकमा, वहां से एग्जैक्ट 120 किलोमीटर दूर में ये एक कैंप बसा हुआ है। आपको मैं पीछे एक कैंप दिखाता हूँ। कैंप आपको दिखा दूं पीछे, ये कैंप है गुंडराजगुड़म और इस कैंप की कई सारी विशेषताएं हैं। इस कैंप को बनने में काफी जद्दोजहद पुलिस और साथ ही साथ सीआरपीएफ को करनी पड़ी और उसके बाद यहाँ पर कैंप जो है बसाया गया। और इस कैंप को बनने में क्या क्या समस्याएं आई, कैसे इस कैंप को बनाया गया और उस कैंप को बनने के बाद कितना फायदा मिला, इसके लिए कैंप जो 2nd बटालियन के सीईओ हैं उनसे चर्चा करते हैं कि क्या क्या समस्याएं। सर नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सर अपना परिचय हमारे चैनल में दे दीजिए। मैं कमलेश कुमार, कमांडेंट 2nd बटालियन सीआरपीएफ। सर यहाँ पे आप लोगों ने कैंप स्टैब्लिश किया तो कितनी चुनौतियां रही इस कैंप को बनाने के लिए? बेसिकली जब एक कैंप को इस्टेब्लिश किया गया था तो उस समय बारिश का सीजन था। सितंबर 20 को हमने यहाँ पे कैंप लगाया जी। और उस समय इतनी बारिश हो रही थी कि चलने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था। अब फौज अगर चलती है तो उसके साथ एकदम अरेंजमेंट भी, जवानों का भी, मेस का, कोट लाइन, ये सब सिग्नल, स्पेशल इक्विपमेंट, सारी चीजें थी, लेकिन रास्ता ना होने की वजह से बहुत सारी कठिनाइयां आई। लेकिन भारत सरकार का निर्देश था, आईजी छत्तीसगढ़, डीआईजी सुकमा श्री आनंद सिंह राजपुरोहित सर खुद साथ में आए हुए थे इस कैंप को लगाने के लिए। तो कैंप लगाने से एक दिन पहले हम गोमगुड़ा में हम लोग रुके थे, पार्टियां दोनों कंपनियां वहीं रुकी थी। अच्छा। और फिर हम डीआईजी सर के साथ में यहाँ पे सुबह 5 बजे निकले थे वहां पे और करीब 12:30-1 बजे के करीब इस लोकेशन पे हमने कंपनियों के साथ पदार्पण किया। 5 बजे सुबह निकले थे? 5 बजे सुबह चलते चलते अपन बात करते हैं। 5 बजे सुबह निकले थे। अच्छा। और 12:30 बजे इस लोकेशन पे पहुंचे। अगर डिस्टेंस 7 घंटे लगभग। हाँ, डिस्टेंस के हिसाब से आप देखेंगे जी तो बहुत ज्यादा समय लगा, क्योंकि रास्ते नहीं थे, गाड़ियां चलती थी और ट्रैक्टर थे, वो पलटी कर जाते थे, सामान गिर जाता था, फिर जवान गाड़ी में रखते थे, फिर उसको लेके चलते थे। जेसीबी खींच खींच के सामान को, गाड़ियों को लेके इस कैंप तक आई। बारिश के समय में पहले तो ऐसा होता था कि बरसात में आमतौर पर कैंप नहीं लगाए जाते थे और नक्सलियों के खिलाफ जो भी ऑपरेशन होते थे वो बरसात में बंद कर दिए जाते थे। तो अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि बारिश में इस कैंप को बनाना पड़ गया? क्योंकि हिडमा का एरिया था, भारत सरकार की जो गाइडलाइन थी कि मार्च 2026 में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया जाए। जी।
तो गुंडराजगुड़म एक ऐसा जगह था, इसके आगे पीछे आप देखेंगे तो पालेगुड़ा का कैंप लग चुका था, उसके बाद मेटागुड़म का भी लग गया था। और ये एक जगह थोड़ा पोरस बच गया था, तो यहाँ पे ये था कि अगर यहाँ कैंप लग जाएगा तो एटलीस्ट जो नक्सलियों का मूवमेंट है जी। जो रेगुलरली आते जाते रहते थे वो बंद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कैंप लगाने की प्लानिंग की गई। और फिर सफल रहा कि कैंप सुरक्षित लगा, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। लड़ाई झगड़े इन द सेंस ये हो गया कि नक्सलियों की तरफ से ना कोई फायरिंग हुई। अच्छा। और जबकि डर था कि कहीं ना कहीं नक्सली कुछ ना कुछ करेंगे, एक्टिविटी कुछ ना कुछ करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन विरोध करेंगे, गांव वाले भी करेंगे। लेकिन गांव वालों से शुरू में जब हम लोग आए थे तो उतना सपोर्ट नहीं था जितना मतलब चाहिए, चूंकि ये नक्सल प्रोन एरिया था, हिडमा का एरिया था, और उसकी सारी हिडमा की सारी एक्टिविटी इधर ही होती थी, ट्रेनिंग, और लोगों के बीच में उसका भय, और उसको देवता की तरह मानते भी थे जी। लेकिन अब जब से हिडमा मारा गया और ये कैंप यहाँ पे लग गया, तब से लोगों के बीच में अभी बहुत विश्वास की भावना आ गई है कि फौज है, अब हम कुछ कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे गांव वाले कैंप में आते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी छोटी मोटी जो रिक्वायरमेंट होती है हम पूरा करते हैं। उनकी एक पानी की डिमांड थी कि साहब एक बोरवेल लगवा दो, तो हमने बीजापुर के डीएम से बातचीत करके अच्छा उनका बोरवेल लगवा दिया है। तो ये क्या बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से भी बेसिकली मतलब अगर एरिया ऐसे देखा जाए तो ये बीजापुर में ही है। अच्छा। बट सुपरविजन जो है सुकमा डिस्ट्रिक्ट को दिया। अच्छा, तो सर आप लोग कैंप खोलने से पहले कई ऐसे भी यहाँ पे आगे कैंप खुले जिसमें पता चलता था कि नक्सलियों ने भी मतलब उसका विरोध किया था कैंप का, और एक्टिविटी जो हाँ गोमगुड़ा जो कैंप लगा था 226 ने जब लगाया था तो उस समय वहां पे नक्सलियों द्वारा फायरिंग भी की गई थी। अच्छा। तो उसका भय था कि मतलब नक्सली कहीं ना कहीं ये चीज करेंगे, लेकिन फौज जो पहले से तैयारी कर रखी थी उसकी वजह से, फौज की जो तैयारी होती है, तैयारी की वजह से शायद वो नक्सलियों ने अपने जो भी इरादे रहे होंगे उसको पीछे कर लिए। तो सर हिडमा का गढ़ था ये, और उस टाइम हिडमा भी जीवित था जब ये कैंप खुला, तो हिडमा तो जीवित था। हाँ। उस समय तो उसका इनकाउंटर हुआ नहीं था। हाँ। तो ऐसे में आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां की थी कि जैसे हिडमा जैसा बड़ा नक्सली जब यहाँ पे उसके गढ़ में कैंप खोला जाएगा और उसके खिलाफ जब यहाँ पर फोर्स एक्टिवेट हो जाएगी, तो उससे लड़ने के लिए तैयारी किस प्रकार की थी आपकी? जब कैंप लग रहा था तो इस समय ये था कि यहाँ पे नक्सली का और हिडमा का जो एरिया था, और उसका हिडमा का जिंदा रहना ही बहुत बड़ी चैलेंजिंग थी फौज के लिए। बिल्कुल। जब कैंप खुला और उस समय ये था कि यहाँ 2 कंपनियां प्लस एक वाईपी यंग प्लाटून भी थी, कोबरा थी, डीआरजी थी। अच्छा। तो ये रेगुलर मतलब हम 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक फौज एरिया को डोमिनेट करते रहते थे, और एक पार्टी हमेशा बाहर रहती थी ताकि किसी तरह की भी अनहोनी घटना नक्सलियों द्वारा न की जा सके। तो कहीं जाने पे होता है कि जब फौज अपना रेगुलर मूवमेंट करती है तो जो नक्सली होता है उसको भी लगता है कि नहीं फौज इतना ज्यादा मूवमेंट कर रही है, तो थोड़ा सा वो दूरी बना लेता है। उस वजह से चाहे उसके इरादे रहे हों लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाया। मूवमेंट हुआ था, मूवमेंट रहता था कि नक्सलियों का मूवमेंट एरिया में हो रहा। तो हिडमा के गढ़ में सर आप लोगों ने जो कैंप खोला, ये दिखा दूं आपको मैं, ये कैंप है, और ये देखिए गुंडराजगुड़म का कैंप है। अभी यहाँ पर काम चल रहा है और बैरक तैयार हो रहे हैं, जवानों के रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं चल रही है। और अभी जब तक ये सारे काम कंप्लीट नहीं हुए हैं उस समय तक जवान किस स्थिति में रहते हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे मैं कैंप का शुरुआती स्थान दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर सर जब हम लोग कैंप आप लोगों ने खोला तो क्या क्या चुनौतियां थी आप लोगों को यहाँ पर सामान लाने में, क्योंकि बरसात के समय में आपने बताया कि कैंप खुला था, तो कैसे आप लोगों ने सामान यहाँ पर लाया था? सबसे बड़ी जो चुनौती थी कैंप को खोलने में कि कैंप यहाँ आना, उसके साथ जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसको यहाँ तक पहुंचाना सुरक्षित जी। उससे भी बड़ी दिक्कत होती थी कि आईडी की जी। जो सबसे बड़ी दिक्कत थी आईडी की कि बारिश का समय था, अगर वो आईडी लगा के चला जाएगा, बारिश हो गया तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे आईडी लगी है। बिल्कुल। फिर भी हमारे जवानों ने, जो मतलब हमारी बीडीडी स्क्वाड टीम थी, डॉग हैंडलर हैं, स्नाइपर डॉग भी हैं, इन सब लड़कों ने और जो कंपनियां थी इन्होंने दिन रात मेहनत की है और अपने पर मतलब आराम की परवाह नहीं किए थे जी।
सामान को छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रैक्टर में डाल डाल के, कुछ सब ट्रैक्टर सिविल पुलिस द्वारा, कुछ हमारे थे जी। तो ट्रैक्टर से लाया गया, उसके साथ में जेसीबी लगाते थे। फिर भी कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रैक्टर पलटी कर जाते थे, सामान खराब हो जाते थे, फिर अच्छा, उसको ट्रैक्टर पलट जाता था? ट्रैक्टर पलट जाते थे, कई बार ऐसा हुआ है। तो सामान को फिर लोड करके फिर लेके आना पड़ता था, तो अच्छा। पीछे से जेसीबी धक्का मार मार के उसको यहाँ तक। तो समय की बहुत बड़ी वो चैलेंजिंग थी, रास्ते थे नहीं, सर रास्ते बरसात पूरे का मौसम था, आजू बाजू भी कीचड़ और पानी रहा होता था होगा, तो ऐसे में सामान भी कई बार खराब हो जाता रहा होगा। बिल्कुल हुआ है। मतलब कुछ सामान जवानों के जो थे, पर्सनल बेडिंग थी, स्टोर थे, अच्छा कुछ ऐसे मतलब सामान खराब हुए हैं जी। लेकिन फौज कैंप लगाना था, इस वजह से फिर मुश्किलें भी आई। जवानों के हौसले बुलंद थे जी। इसलिए ये सब कामयाबी हासिल हुई। तो सर जैसे आपने आईडी की बात कही, तो आईडी का ऐसा कुछ होता है क्या कि बरसात के महीने में आईडी अपने आप मतलब निष्क्रिय हो जाए, उसको निष्क्रिय ना करना पड़े, ऐसा भी होता है क्या कई बार? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि बरसात में आईडी निष्क्रिय हो जाएगी, क्योंकि वो जब आईडी लगाते हैं तो उस हिसाब से लगाते हैं कि बरसात का बहुत ज्यादा उसके ऊपर असर न पड़े। आज भी आप देखोगे तो इनकी बहुत सारी आईडी लगी हुई हैं क्षेत्रों में, जगहों पे लगी हैं, उनको पता नहीं, सारे नक्सली चूंकि अब सरेंडर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से कोई आईडी निष्क्रिय होती है। तो अभी भी इस क्षेत्र में मतलब घूमना है या इस प्रकार से अगर कोई जवान जाता है यहाँ पे, अगर एक्टिविटी कर रही है, आप लोग फोर्स जब यहाँ पे गश्त निकलती होगी ड्यूटी पे, तो उस टाइम भी आईडी का तो खतरा रहता होगा? एकदम रहता है। तो पहले जो टीम चलती है बीडीडी स्क्वाड, वो चलते रहती है सामने, पूरी सर्च करती है एरिया को। जब पूरा एरिया सर्च होते चलता है तब तो मूवमेंट करती है। सच बताऊं सर आपको, तो मैं कल खुद इस रास्ते पे आ रहा था, और जब मैं पुवर्ती से अंदर, जब गोमगुड़ा के बाद जब देखा मैंने कि ये जो गोमगुड़ा के बाद का जो रास्ता, मुझे तो समझ में नहीं आया, और पहली बार रास्ता में मैं आया हूँ और देख रहा था कि मैं पूरे पहाड़ों के बीच से जहाँ पगडंडियां होती थी वहां पे ले दे करके रास्ता बनाया गया है, तो उसमें आने मुझे भी आईडी का थोड़ा डर लग रहा था। है, डर है, लेकिन अभी क्या है कि हम मतलब हमारा डेली आरएसओ है, आरओपी है, एम्बुस है, ड्यूटी चलते रहती है, जिसकी वजह से हम एरिया को सिक्योर करके रखे हैं। जी। नहीं तो बात ये थी ना सर कि कई बार फोर्स तो हमेशा ऐसे इलाकों पे जहाँ पे नया रास्ता है तो उसमें बाइक पे चलती है, लेकिन मैं 4 व्हीलर में ही आ गया, तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे 4 व्हीलर की अब इधर काम चलना, काम मतलब ठेकेदारों द्वारा शुरू हो गया है जी। क्योंकि आप कार से आए हैं तो हो सकता है कि उनको लगे कि भाई ये फौज तो होगी नहीं, कि फौज में तो कार चलती नहीं है, इस वजह से हो। तो इस बात का मुझे भी डर था कि कहीं अगर एक आध आईडी इधर उधर कुछ हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं दर्शकों को अपने कुछ अलग दिखाने जाऊं और कुछ अलग संदेश चला जाए। नहीं, इनको भी पता है कि मतलब फौज सिविल गाड़ियों से, मतलब जैसे कार है, इनसे नहीं चलती है जी। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की एक्टिविटी वो करेंगे। तो ये घुमराजगुड़म का जो कैंप है, और इसके बारे में सर ने काफी सारी जानकारियां दी, और अभी जहां हम इस जगह खड़े हैं, हम कैंप के अंदर आ चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो बैरक बने हुए हैं, और यहाँ पर अधिकारियों के रहने के लिए और जवानों के रहने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है। ये जो दिख रहा है ग्रीन नेट, इसके अंदर जो है छोटे छोटे टेंट लगाए हैं। सर चलते हैं, थोड़ा सा वो दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, कैसे यहाँ पर जंगलों के बीच में सर, कि अब तो लगभग गर्मी भी शुरू हो गई है, तो ऐसे गर्मी में जवानों के रहने के लिए क्या क्या व्यवस्था, क्योंकि लाइट की अभी भी सुविधा नहीं। आप सुन रहे होंगे कि जनरेटर चल रहा है, जनरेटर की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी, तो सर लाइट नहीं है, तो बिना लाइट के यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं रहती है जवानों के लिए? जैसे अभी लाइटिंग का चल रहा है कि शायद मार्च तक वो अपना पोल वोल लगा दें जी, और अप्रैल तक लाइटिंग की पूरी व्यवस्था कर दें। अभी जवानों के लिए प्लस जो भी यहाँ पे कैंप में अफसर हैं, अधीनस्थ अधिकारी हैं, जवान हैं, जितने भी हैं जी, उनके लिए वही है कि जनरेटर की व्यवस्था की गई है। जनरेटर जो है 24 घंटे चलते रहते हैं जी, ताकि वो अपना लाइन में जब ड्यूटी के अलावा जब रेस्ट पे हो, आराम कर रहे हो, तो अपना आराम ठीक प्रकार से कर सके। ये देखिए यहाँ पे ये जो है टेंट लगे हुए हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर जो अधिकारी रहते हैं या जवान भी रहते हैं, तो उनकी जो रात के समय में या फिर ड्यूटी के बाद थोड़ा आराम के बाद यहाँ पर थोड़ा खेल की व्यवस्था बना ली गई है, और खुद से ये तैयारियां की गई है। देखिए यहाँ पर बैडमिंटन का आउटडोर ग्राउंड बनाया गया है, और वहीं यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई है, और यहाँ रहने की इधर है ना सर व्यवस्था, ये इधर रहते यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके रहने की व्यवस्था है। चलिए सर आप वो अपने उससे दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो है अधिकारियों के रहने की व्यवस्था है, इसको हम अंदर नहीं दिखाएंगे, हम बाहर से ही दिखा देते हैं, क्योंकि अंदर सुरक्षा के मद्देनजर ज्यादा अंदर तक दिखाना शायद उचित ना हो। तो ये जो टेंट है,
यहाँ पर अभी फिलहाल अधिकारियों की रहने की व्यवस्था बनाई गई है। और ऐसे जगह में सोचिए आपकी जंगलों में, जहां एक समय कभी नक्सली कमांडर हिडमा का गढ़ हुआ करता था, वैसे जगह में अब किस प्रकार से जवानों ने मेहनत करके यहाँ पर रहने की व्यवस्था बनाई है और नक्सलियों के खिलाफ लड़ते लड़ते और उनसे लड़ने के लिए, और या फिर कह सके कि इस क्षेत्र को नक्सल से मुक्त कराने के लिए कैसे जद्दोजहद करके जवान रहते हैं। देखिए ये इधर जो पूरा टेंट है, उधर जवानों के रहने का टेंट है, और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये अधिकारियों के रहने का टेंट है। तो सर, कितनी ज्यादा आप लोगों को चुनौतियां थी इस कैंप को स्टेब्लिश करने के लिए, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए। कैंप को स्टेब्लिश करने के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बारिश का महीना था, लॉजिस्टिक सपोर्ट एकदम व्यवस्था जी, साथ में हिडमा का एरिया था, और सुकमा के अंतर्गत आने वाला ये जो कुवर्ती से लेके मेटागुड़म का ये आखिरी एफओबी था। बाहर चलते हैं जी। ये आखिरी एफओबी था, तो इसके लिए चूंकि रास्ता नहीं था, बिजली पानी की सप्लाई नहीं थी जी, तो वो जो तकलीफ या कष्ट कह लें आप कि कैंप लगाने के समय जो कष्ट था वो यही था कि रास्ता ना होने की वजह से हमने बहुत सारी दिक्कतें फेस की जी। कई बार एक जवान बीमार था, उसको थोड़ी सी हार्ट की दिक्कत हो गई, हार्ट प्रॉब्लम हुआ था, तो हमने हेलीकॉप्टर का रिक्वेजिशन भी किया था। अच्छा, लेकिन बारिश इतनी हो रही थी कि सुरक्षा के कारणवश वो नहीं आ सका हेलीकॉप्टर। फिर जवान को कैसे ले जाएगा? फिर जवान को यहाँ से मोटरसाइकिल से लेके कुवर्ती तक लेके गए, वहां पे फिर उसका ट्रीटमेंट चला, अभी जवान ठीक है। सर, कुवर्ती से यहाँ एक गुमराजगुड़म की दूरी कितनी है सर? कुवर्ती से यहाँ गुंडराजगुड़म की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर है। अब चूंकि बीआरओ रोड बना रहा है, रोड बहुत अच्छा हो गया है, तो अभी आने जाने में थोड़ी बहुत ज्यादा सहूलियत हो गई है जी। लेकिन पालीगुड़ा से लेके ये जो गुंडराजगुड़म है, यहाँ का जो रास्ता है, अभी बीआरओ को इसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा जी। बट आने वाले समय में ये बहुत अच्छा रास्ता हो जाएगा, जिससे गांव वालों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इवन गांव वालों को बिजली मिल जाएगी, पानी की व्यवस्था, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि पानी की व्यवस्था उनको हो ही गई है। बाकी वो छोटी मोटी चीजें जो उनके गांव वालों के लिए होती हैं वो हम रेगुलर कर रहे हैं। कल हमने एक सीएपी का प्रोग्राम किया था। अच्छा। गांव वालों के बीच में बहुत सारे जो बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल थे, अच्छा, गेम के सामान थे, औरतों के लिए साड़ी थी, लुंगी, ब्लैंकेट, बीज भी दिए ताकि वो अपना बीज खेत में लगा के अच्छी पैदावार कर। बीज दिए सर आप लोगों ने? चना था, अच्छा, मसूर, अच्छा, धान। तो सर, बच्चों का जो स्टडी मटेरियल आपने दिया है, अभी स्कूल इस क्षेत्र में संचालित हो रहा है? एक गुंडराजगुड़म में एक स्कूल है जहाँ पे लगभग 30-35 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, तो वहाँ 30-35 35 बच्चे पढ़ते हैं, जिसको हमने जी दिया हुआ है। तो देखिए, कुवर्ती के बारे में मैं आपको बताऊं, वैसे कई लोग कुवर्ती के बारे में जानते हैं। कुवर्ती हिडमा का गांव था, और हिडमा के गांव में भी बड़ी मशक्कत से कैंप खोले गए, और उसके बाद आप समझिए कि हिडमा का गांव से भी 30 किलोमीटर अंदर गुंडराजगुड़म, जो हिडमा का गढ़ कहा जाता था, इस जगह पे कभी नक्सली बैठ करके जवानों के खिलाफ या फिर कहें कि फोर्स के खिलाफ प्लानिंग किया करते थे। आज उसी जगह पे बैठ के फोर्स जो है नक्सलियों के खिलाफ प्लानिंग कर रही है। तो चीजें ऐसी बदली है, और जो समय दिया गया था मार्च 2026, आज मार्च का महीना है, और यहाँ से लगभग सर 15 ही दिन लगभग बचे होंगे, जो डेडलाइन केंद्र की सरकार ने दी थी कि इस समय तक छत्तीसगढ़ और देश से नक्सल समस्या खत्म करेंगे, और अब वह दिन बिल्कुल करीब है। और ऐसे समय में गुंडराजगुड़म में जो कैंप खोले गए हैं, वहां पर नक्सलियों के खिलाफ कैसे प्लानिंग की जा रही है और कैसे जवान उनसे लड़ने के लिए यहाँ पर रहते हैं, ये सारी चीजें दिखाने के लिए हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। और सर से काफी चीजों के बारे में हमने चर्चा भी की, और भी कई चर्चाएं करना सर से बाकी है। और ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुवर्ती जो नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, हिडमा का गांव था, वहां तक भी पहुंचने में पहले फोर्स को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। तो गुंडराजगुड़म समझिए कि कैसे लोग आते रहेंगे। यहाँ पे पहले आम इंसान का आना भी मुश्किल था, लेकिन आज जब यहाँ पर फोर्स पहुंच चुकी है, तो अब यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं, और शासन की योजनाएं भी पहुंच रही है, और ग्रामीणों को अब धीरे धीरे उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। जैसे कि सर ने बताया कि कल यहाँ पर सिविक एक्शन कार्यक्रम कराया गया सीआरपीएफ के द्वारा, जिसमें कई सामग्री बांटी गई, बच्चों के खेलकूद की सामग्री, और ग्रामीणों को खेती की बीज और पढ़ने की जो बच्चों की मटेरियल होती है, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें बांटी गई। तो बच्चों में भी काफी, हम जब आ रहे थे यहाँ इस गांव में, तो देख रहे थे कि बच्चे भी काफी खुश थे, और
कई बच्चों ने, मैं देखा सर, खेल की सामग्री जो है वो लेकर खेल भी रहे थे। रहे और मैं वही सोच भी रहा था कि इनको नई नई ये जो सामग्री है, ये नया नया फुटबॉल वॉलीबॉल टाइप सी चीजें, इनको ये कहाँ से मिली, ये सोच रहा था मैं जब आ रहा था। तो सर कितने समय का कार्यक्रम था आप लोगों का वो सिविक एक्शन का? करीब 5-6 घंटे लग गए थे वो सिविक एक्शन प्रोग्राम करने के लिए। और हम लोगों की तरफ से जो कंपनी है, बटालियन कह लीजिए जी, यही ध्येय था। सरपंच को सरपंच भी थे गुंडराजगुड़म के, ये था कि आप अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाइए, जो भारत सरकार की पॉलिसी योजनाएं हैं उसके योजनाओं का आप लाभ लीजिए। और जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएंगे, वो कामयाब बनेगा, तो आपको अपने आप पे लगेगा कि नहीं चलो मैंने कुछ नहीं किया तो कम से कम मेरी औलाद तो बहुत अच्छा कुछ करके दी है। ठीक बात। तो गांव वालों में भी इस बात का ठीक है, सब बच्चों को पढ़ाएंगे। तो कोशिश यही है कि बच्चों को हम लोग बीच बीच में जाके एजुकेट भी करते हैं कि भाई ठीक से पढ़ना है, जी, कामयाब बनना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, यहाँ की जिंदगी से थोड़ा बाहर निकलना है। बिल्कुल। तो अच्छा होगा कि बच्चे ठीक ठाक पढ़ेंगे। सर एक छोटा सा, थोड़ा सा लेकिन अलग सवाल है कि हमेशा गांव वालों की एक शिकायत रहती है कि कई ग्रामीणों को फोर्स आने के बाद या फिर पुलिस के द्वारा जबरदस्ती पकड़ करके उनको परेशान किया जाता है। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? कल ये बात कुछ ग्रामीणों की थी कि साहब पुलिस वाले हमको पकड़ लेते हैं। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि अब जैसे गुंडराजगुड़म में आप देखेंगे तो यहाँ लगभग 52 घर हैं। अच्छा। तो मैंने उनको ये बोला कि 52 घर में सिर्फ 2 ही को क्यों पकड़े, बिल्कुल 50 को क्यों नहीं पकड़े? क्योंकि 50 का किसी से कोई लेना देना नहीं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर शक होगा पुलिस को। तो पुलिस का काम है सब चीजों को, अगर शक का है तो पुलिस का काम है उस चीज को छानबीन करना। बिल्कुल। तो पुलिस उस चीज को कर रही है, तो उसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक कि वो बंदा कोई अपराध न किया हो या अपराध में लीन न रहा हो, या अपराध में जो अपराध हुआ है या जो कोई षड्यंत्र किया जा रहा है उसका वो हिस्सेदार बन रहा हो। अगर वो नहीं बनेगा तो पुलिस नहीं कुछ बोलेगी। मतलब ऐसे ही लोगों को पुलिस पकड़ती है जो मतलब कि जिनके ऊपर शक होता है कि ये नक्सलियों को कुछ ना कुछ सहयोग कर रहा है, तो वैसे ही लोगों को। बाकी हम तो यहाँ 52 घर में है, यहाँ पे 52 घर हैं जी, सिर्फ 1-2 को ही ऐसा हुआ है, बाकी किसी को कुछ नहीं बोले। वो खुद बोल रहे हैं कि हाँ सर बाकी हमको तो नहीं कुछ बोले हैं। मैं वही बोला कि जब आपको कुछ नहीं बोले तो उन्हीं 2 को क्यों बोले? तो आप उनको भी बोलिए जो 2 हैं कि भाई ये सब चीजें जो नक्सलियों को सपोर्ट है ना करें, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें शामिल हो, उसका लाभ उठाएं। जैसे आप लोग ठीक है उसी तरह वो भी ठीक रहेगा। बिल्कुल। सर एक और चर्चा है कि जब आप लोग इस कैंप में आए होंगे, जंगलों के बीच में एक कैंप खुला, तो यहाँ पर आने के बाद जवानों को घर वालों से संपर्क तो हो नहीं पाया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट थी, न बिजली था और न नेटवर्क की सुविधा रही हो। लेकिन आज के समय में मोबाइल हर व्यक्ति के जीवन में जितना अनिवार्य है, तो बिना मोबाइल के जवान कैसे रहते थे और आप उन लोगों को कैसे मोटिवेट करते थे? थोड़ा इसके बारे में बताइए। जब हम यहाँ पे आए थे तो आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ बिजली नहीं था, नेटवर्क नहीं था, इवन पानी की भी सप्लाई नहीं थी। पानी हमने मतलब पानी की जो बोतलें हैं उसको करीब 2000 बोतल 1-1 लीटर की लेके आए थे साथ। अच्छा, पानी बॉटल ले आए थे 2000 पानी बॉटल, 2000 पानी की बोतल, ताकि जवानों को एटलीस्ट 5-7 दिन तक कोई दिक्कत ना हो पीने के पानी। हाँ, कैंप लगा, फिर बोरवेल हुआ, बोरवेल होने के बाद आरओ लगा, फिर उसके बाद पानी मिलना शुरू हो गया। लेकिन जब नेटवर्क नहीं होता था तो जवानों को तो लगता है कि भाई हर आदमी का परिवार है, बिल्कुल परिवार की याद आएगी। अब भाई छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही लोगों को लगता है घर वालों को कि पता नहीं कहाँ चला गया, कि नेटवर्क नहीं है। अब आज के जमाने में अगर आप किसी से ये बात बोलेंगे कि नेटवर्क नहीं है, तो किसी को यकीन नहीं होगा कि। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बीबीएनएल लगाया गया जी, सेटेलाइट फोन था, और सारे जवानों को ये निर्देशित किया गया था कि अगर आपके घर में कोई दिक्कत होती है तो जो कंट्रोल रूम नंबर है जी, वहां पे वो तुरंत समस्या अपनी बता दें। अच्छा। ताकि अगर जरूरत पड़ती है आपको छुट्टी जाने की, घर से बात करने की, तो उसका कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। तो कैंप्स के बगल में ही आप देखेंगे, चूंकि एरिया तेलंगाना के साथ लगा हुआ है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ अंतिम छोर है ये, तो बीच बीच में कभी कभी एयरटेल का नेटवर्क आता है। अच्छा, एयरटेल का तो जो गेट के सामने जहाँ पे हेलीपैड है वहां पे जब लड़के सर्च किए तो पता चला कि यहाँ पे बीच बीच में एयरटेल का नेटवर्क आता है। तो अच्छा,
हमने सुबह शाम एक पार्टी पहले निकालते थे, अच्छा उस पूरे एरिया को सर्च करते थे, जी। फिर जवानों को एक निश्चित समय दे दिया जाता था कि भाई आधे घंटे में सब जिसको भी बातचीत करनी है अपना करके वापस आ जाए। फिर उसके बाद मेटागुडम कैंप लगा जी। मेटागुडम कैंप लगने के बाद मेटागुडम में टावर लगा जी। जियो का, उसकी वजह से अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो जियो की है बहुत अच्छी है, तो हर जवान जो यहाँ पे कैंप में मौजूद है सबके घर पे आराम से बात वीडियो कॉल तक हो जाती है। अच्छा, वीडियो कॉल भी हो जा रहा है। तो सर उस टाइम कितना मतलब जवानों को स्ट्रगल करना था, मतलब बात करने के लिए भी उनके लिए सुरक्षा लगती थी? बिना सुरक्षा के, चूंकि आप जान रहे हैं कि ये हिड़मा का एरिया था और डर तो रहता ही है कि मतलब ये कहीं आईडी न लगा दें। सुरक्षा इसलिए लिखी जाती थी कि जहां को नक्सलियों के होता कि अगर फौज कहीं घूम ली है तो उस जगह पे कुछ ना कुछ हिंड्रेंस करेंगे ही करेंगे। तो उस चीज को अनहोनी कोई ना हो उससे पहले हम उस चीज को सर्च कर लेते थे। तो देखिए आप सर ने कितनी अच्छी बात बताई कि आप शहरों में तो ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने घर पे बेडरूम में, और अब तो लोग, मैं बता दूं आपको कि बाथरूम तक मोबाइल यूज करने लगे हैं, तो बाथरूम में भी जाकर के मोबाइल यूज कर लेते हैं और बेडरूम में आराम से लेटे लेटे फोन में बात कर लेते थे। लेकिन जब ये कैंप खुला और यहाँ से जवानों को जब अपने घर में बात करना होता था, तो कैंप के बाहर हेलीपैड है, हेलीपैड के पास एयरटेल का जहां नेटवर्क आता था वहां पर जवान सिर्फ फोन में बात करने जाया करते थे, और जवानों के फोन में बात करने तक वहां पे सुरक्षा व्यवस्था की जाती थी, क्योंकि नक्सल कमांडर हिडमा का गढ़ होने की वजह से यहाँ पर जवानों को भी जान का खतरा हुआ रहता था, तो उस वजह से सुरक्षा भी। तो सर जान को जब यहाँ पर खतरा होता था तो ऐसे में जवानों को आप कैसे मोटिवेट करते थे कि कैसे यहाँ पे आपको कैंप में बिना डरे रहना है, वो थोड़ा सा आप जानकारी दे दीजिए। जो बटालियन की अगर आप बात करेंगे तो ये जो सेकंड बटालियन है हिस्टोरिकल बटालियन रही है। अच्छा। इसका सीआरपीएफ में अदम्य साहस के पार्ट रहा है इसका। ये दोनों लड़ाइयां लड़ी हैं, पाकिस्तान से भी लड़ी है, चाइना से भी बटालियन लड़ी हुई है। अच्छा। और इस बटालियन को छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो 2008 में लगभग आई है और लगभग 2 दशक होने वाला है, 20 साल के लगभग, 20 साल के करीब होने वाला है। और सेकंड बटालियन का नाम सुन के जवानों में एक अजीब सा मतलब उत्साह रहता है कि हम सेकंड बटालियन के हैं। अच्छा। ये वो बटालियन है जिसने चाइना और पाकिस्तान से लड़ाइयां लड़ी हैं, उनको बैकफुट पे और उनको बैकफुट पे लाए हैं। जो आप पाकिस्तान वाली देखेंगे कि उसके 34 आदमियों को मार रखा था जी। तो एक कंपनी मतलब एक ब्रिगेड को रोक लेना बहुत बड़ी बात होती है जी। तो जवानों का ये रहता था कि कमांडर, चूंकि मैं स्वयं भी यहाँ था, डीआईजी सर भी यहाँ पे थे जी, मेरे अधिकारी भी थे, एसओज भी थे, जवान भी थे, तो उस बीच में जब एक कैंप लगा था तो हम एक साथ रहते थे। अच्छा। एक साथ रहने में भाई डरना नहीं है जी, क्योंकि हम ड्यूटी में खुद लीड करते थे, अफसर लीड करते थे, तो जवानों के बीच में रहता था कि नहीं साहब तो साथ में है, पार्टी कमांडर भी जो वो भी हम साथ में है। तो जो उनके मन में शुरू का एक भय था हिड़मा का जी, 2 दिन बाद धीरे धीरे वो अपने आप खत्म हो गया कि नहीं अब तो हम यही हैं। जो मैंने शुरू में बताया कि कैंप लगने को एक था कि कैंप लगेगा तो कुछ इनकी अटैक होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। सर आप बस्तर में कितनी सेवा दे चुके हैं, क्योंकि नक्सलियों को तो सीआरपीएफ ने काफी बैकफुट पे रखा है, लेकिन आप बस्तर में कितने समय तक यहाँ पर सेवा दिए, थोड़ा इसकी जानकारी दे दीजिए। बस्तर के अगर आप कहें तो मैं ऑन प्रमोशन यहाँ पे जी जून 2025 में आया था। अच्छा। बाकी मैं हर रैंक में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दी हैं। मैं 2003 में भी रहा हूँ जी, 5, 6, 7 में नारायणपुर में रहा हूँ। 2003 में आप? हाँ, मैं अंबिकापुर में आया था। अच्छा, इलेक्शन के समय। ये जवानों के रहने की, ये जवानों के रहने की व्यवस्था है। थोड़ा ये दिखा देते हैं सर कि किस टाइप से जवानों के रहने की जो जगह है। ये है कौन सा? एक बैरक अपन जवान के रहने का दिखा देते हैं कि यहाँ पर जवान कैसे रहते हैं। नहीं ये आप इसे रुको, इधर जाओ, कहाँ है वो? ये चलिए यही दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से बस ये जो है इस प्रकार से टेंट में ही जवानों की उधर को था रहने की व्यवस्था है। और देखिए ये टेंट लगा हुआ है और ऐसे ही टेंट में जवान भी रहते हैं। और देखिए सबसे अच्छी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दूर से दिख जाएगा, ये जो मोबाइल है, शायद हाँ ये मोबाइल है, इसको टांग के रखा गया है। निश्चित ही कुछ ऐसा कुछ होगा कि जिसके लिए ये नेटवर्क यहाँ पर आता होगा और इसकी चर्चा सर से करेंगे। लेकिन समझिए आप, ये मोबाइल को यहाँ पर टांग के रखा गया। देखिए ये मोबाइल है, आपको मैं दिखा दूं, ये कवर के साथ में है और ये देखिए ये चालू कंडीशन में मोबाइल है, लेकिन इसको इस
प्रकार से क्यों टांगा गया, इसके लिए हम सर से पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन मोबाइल को भी यहाँ पर समझिए कि फांसी में लटक के अपना काम करना पड़ रहा है, ये स्थिति बनी हुई है गुमराजगढ़ में। तो सर ये थोड़ा सा आप बता दीजिए कि मोबाइल जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेटागुड़म में जो जियो का टावर लगा है सर, उसके लगने से यहाँ पे जो नेट की कनेक्टिविटी है जी, वो आती है। कई बार ऐसा होता है कि वो डाउन हो जाता है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है उसका जी जी जी, डाउन हो जाता है। तो वो जो लटकाया हुआ है वो एक निश्चित जगह है जहां पे उसको कनेक्टिविटी कंटिन्यू मिलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। जी क्योंकि वो राइटर है, जी जी, कंपनी का काम करता है, तो उसको बहुत सारे चीजें उसको व्हाट्सएप पे हेडक्वार्टर से और दूसरे जगह से भी उसको बहुत सारे मैसेज मिलेंगे जी जिसका रिप्लाई उसको तुरंत देना होता है। जी जी, इसलिए उसको रखा है ताकि उसको रेगुलर वहां पे कनेक्टिविटी मिलती रहे। तो सर जो आप चर्चा कर रहे थे 2003 में आप अंबिकापुर में थे। 2003 में मैं अंबिकापुर में था जी, 5, 6, 7 में मैं नारायणपुर में था। अच्छा फिर उसके बाद मैं चला गया उड़ीसा, फिर आंध्रा, सर, फिर मैं आया 11, 12, 13, 14, 11 में फिर आपका आना हुआ। 15 से लेकर 17 फिर मैं छत्तीसगढ़ में आया। गरियाबंद साइड में मेरा डिप्लॉयमेंट था जी, और गरियाबंद और जो ये उड़ीसा का पार्ट है बिल्कुल, उस एरिया में मैं रहा। फिर आन प्रमोशन मुझे यहाँ पे। तो सर आपने छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या कई बार देखी। 2003 में जब आप अंबिकापुर में आए होंगे तो उस समय भी उस क्षेत्र में थोड़ा नक्सलियों का नक्सलियों का उस समय प्रभाव था। जब आप 5-6 की बात कर रहे हैं नारायणपुर क्षेत्र की, तो नारायणपुर तो सर उस टाइम नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। और उसके बाद फिर आप जब 11, 12, 13 की जब बात कर रहे हैं तो वो तो नक्सलियों का पीक टाइम था। तो आपने नक्सलियों के जो समय को काफी समय यहाँ पे बस्तर में गुजारा है। तो आपने मतलब ये कह सकते हैं कि बस्तर में नक्सल समस्या को उगते हुए और अब अंत होते हुए भी दोनों देखा है। थोड़ा सा उसका अपना अनुभव बता दीजिए। शुरू में जब 5, 6, 7 में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में फौज का डिप्लॉयमेंट बहुत कम था, बहुत कम बटालियन हुआ करते थे तैनाती में जी। लेकिन 9 के बाद 8 के बाद आप देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे फौज का डिप्लॉयमेंट बढ़ने लगा और साथ में ही नक्सलियों के बहुत बड़े बड़े अटैक भी हुए थे, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे तैनाती बढ़ाई गई जी। और आज जो सुकमा शहर है, आप 11, 12, 13, 14 की जब बात करेंगे तो उस समय लगता था कि यहाँ लोग नाम सुन के ही लोग डर जाते थे कि सुकमा, चिंता गुफा, दोरनापाल, ये ऐसी जगहें हैं कि पुवर्ती तो सोच भी नहीं सकते थे कि पुवर्ती का मतलब कभी हम इधर फौज आएगी। ठीक बोल रहे हैं। सुकमा का नाम सुन के, चिंता गुफा का नाम सुन के फौज में या सिविलियन में भी बहुत डर होता था जी। और आज वो डर देखिए कि लोगों के मन से ऐसा गायब हुआ है। जो भारत सरकार का एक दृढ़ संकल्प था, इच्छा शक्ति जो थी कि नहीं हमको छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है, और जो सीनियर अधिकारी हमारे हैं उनकी भी जो अथक प्रयास रहा है और शहीद निर्देशित किए हम लोगों को, जिससे जवान अपनी ड्यूटी तात्पर्य से किए और उसका नतीजा यही है कि आज हर आदमी फ्री होके घूम रहा है। तो सर एक समय वो था जब लोग सुकमा आने से डरते थे और आज आप लोग गुमराजगुड़म में जो कैंप खोल के यहाँ पर हिडमा के गढ़ में जो बैठे हुए हैं और यहाँ से अब नक्सल समस्या खत्म होने को है। तो सर मार्च 2026 जो नक्सल समस्या खत्म करने की डेडलाइन थी और उसमें अब लगभग फोर्स ने सफलता प्राप्त कर ली है और नक्सल समस्या अब क्षेत्र से खत्म होता भी दिख रहा है। तो ऐसे में हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा विशेष जो हमारी आपकी पूरी चर्चा में छूट गया हो, आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश ऐसा कुछ? मैं जो भी दर्शक हैं मैं उनको सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, खास करके जो लोकल हैं छत्तीसगढ़ के, कि जो भी भारत सरकार की योजना है आप उस योजना का लाभ उठाएं और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं या बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, कामयाब बनाएं। कामयाब बनाएंगे तो जब छत्तीसगढ़ की एक अपनी अलग संस्कृति है, छत्तीसगढ़ संस्कृति के नाम पे ही जाना जाता है कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है ये बहुत महान संस्कृति है। आज भी वो अपनी परंपराओं को जीवित रखे हैं, जबकि अन्य राज्यों में आप देखेंगे तो धीरे धीरे उनकी अपनी जो परंपराएं हैं वो खत्म हो रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज भी वो परंपराएं जीवित हैं। तो ये भी इनके लिए बड़ा खुशी की बात होती है जब हम इनके किसी प्रोग्राम में जाते हैं, देखते हैं कि आज भी गाँव वाले अपनी संस्कृति को कायम रखे हुए हैं, तो देख के बहुत खुशी होती है कि हम अपनी संस्कृति भूल गए लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग आज भी अपनी संस्कृति को कायम रखे हैं। बस इतना ही है कि अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाएं, छत्तीसगढ़ को विकसित करें और अपने फ्यूचर को संवारें।
सर एक बात आपने अच्छी कही कि गांव वाले से जब आप मिलते हैं तो गांव वाले की संस्कृति को भी देखते हैं। तो सर ये थोड़ा सा आप बताइए कि जब गांव वाले से आप मिलते हैं तो गांव वालों का आप लोगों के प्रति कैसा व्यवहार रहता है? शुरू में जब आए थे तो पहले वो उनको देख के, हम लोगों को, फौज को देख के गांव वालों को बड़ा, उनका रिएक्शन जो बड़ा खराब होता था जी कि ये कहाँ से आ गए, क्योंकि हिडमा का एरिया था। जी जी जी। अब धीरे धीरे उनको ये लगता है कि नहीं, तो फौज आ गई है, हम भी उनके बीच में रेगुलर रहते हैं। जब हम उनके बीच में रेगुलर रह रहे हैं तो गांव वालों को अब ये लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए ही आए हैं। पहले हिडमा था तो हिडमा का क्या था कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था। बिल्कुल। अगर वो हिडमा शायद नेता होता तो शायद लोग, हमारी जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। वो गवर्नमेंट के खिलाफ था। जब हिडमा मारा गया उसके बाद से गांव वालों को लगता है कि नहीं, ये फौज तो हमारे लिए ही आई थी, हमारे सपोर्ट के लिए ही आई थी। अब उनके अंदर वो विश्वास हो गया कि नहीं, ये हमारे लिए है। और हमको देख के अब उनको कोई भय नहीं होता है कि नहीं ये हमारे दुश्मन है या क्या है। अब अगर बैठो तो भी बड़े प्यार से बातचीत करते हैं। एक को बुलाओ 4 लोग आते हैं, पहले एक को बुलाओ तो वो भी नहीं आता था। तो उनमें एक विश्वास की भावनाएं गांव में बहुत आ गई। मेडिकल कैंप जैसी भी सुविधाएं आप लोग यहाँ पर देते होंगे ग्रामीण? यहाँ पे ग्रामीणों को कई बार, जैसे हम ड्यूटी जाते हैं, हमारी एक पार्टी होती है, वो दवा लेके जाती है। जिसको कोई सर दर्द, बीमार, मलेरिया हो गया है तो किट से टेस्ट करके तुरंत उसका वहीं पे दवा दे देता है। ये हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर नितेश। ये यहाँ पे 2-3 बार मेडिकल कैंप हमने लगा रखा है जी। और गांव वालों को बोल रखा है कि अगर किसी को कोई बीमारी होती किसी तरह की, वो तुरंत हमारे पास आए, हम उसका उपचार करेंगे जितना हमसे संभव होगा। तो उनको भी, गांव वालों के अंदर एक विश्वास है कि नहीं, अगर बीमार पड़ेंगे। बहुत सारे लोग आते भी हैं जी, 10, 5, 2, 3, कभी 15 भी आ जाते हैं। ठीक, थैंक यू सर आपका हमारे चैनल में थैंक यू सो मच जानकारी देने के लिए। तो ये 2nd बटालियन के कमांडेंट है कमलेश सर, जिन्होंने बताया कि हिडमा के गढ़ गुमराजगुड़म में कैंप खोलने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, किन किन समस्याओं के साथ यहाँ पर कैंप स्थापित किया गया और कैसे जब पहले बरसात में ऐसा हुआ करता था कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चलाए जाते थे, लेकिन जब मार्च 2026 का एक लक्ष्य रखा गया तो इस समय तक अब नक्सल समस्या देश से खत्म कर रही थी। इस वजह से बारिश के समय में भी कैंप यहाँ पर बसाया गया और कैंप लगाने में कितनी समस्याएं हुई, कैसे यहाँ तक पहुंचे बिना रास्तों और बिना लाइट, पानी, बिजली के यहाँ पर जवान कैसे पहुंचे, कैसे यहाँ पर हिडमा के गढ़ में कैंप स्टेब्लिश किया, ये सारी जानकारी सर ने हमारे दर्शकों के लिए दी। और दर्शकों के लिए भी देने के पीछे भी ये रीजन है कि हमेशा जमीनी पत्रकार जो है अंदरूनी क्षेत्रों में और जमीन से जुड़ी खबरों को दिखाने में ज्यादा फोकस करता है। तो ये इसलिए आज में हम दिखाने के लिए आए हुए थे कि नक्सलियों के खिलाफ जमीन में जवानों का क्या रिएक्शन होता है, जवान कैसे नक्सलियों से लड़ने के लिए अंदरूनी क्षेत्रों में काम करते हैं, ये दिखाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको हमारी सर से पूरी चर्चा अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।